है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि पुराने जो वीडियो हैं अपने ट्रिक के, मुख्य रूप से इंडियन हिस्ट्री की जितनी भी सीक्वेंस वाइज जो भी आपने लिस्टिंग देखी है इंडियन हिस्ट्री में, जिसको सीधे सीधे रटना पड़ता है, उनकी ट्रिक के अनुसार वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपको सीधा याद हो जाए। तो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये वीडियो जो भी है, यदि पुरानी वीडियो आपने देखे तो सीधे सीधे याद करने के लिए, मतलब इसमें यदि आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, पहले से यदि पढ़ाई कर रखी है, तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और याद करने के लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो उसी के लिए ये वीडियो जो है तो आपके सामने बना रहे हैं। तो चलिए देखिए ये क्या है कि जो अपना राजा अशोक थे, उनके जितने भी 14 शिलालेख हैं, ठीक है, उन्होंने जो जो चीज़ें अपने कार्यकाल में की, तो उसका पूरा वर्णन उन्होंने किया कि उन्होंने पहले शिलालेख में क्या बोला, क्या आदेश जनता को दिया। जैसे आजकल एक्ट होते हैं, अधिनियम होते हैं, संविधान है, ठीक है, लेकिन अशोक ने क्या किया था कि शिलालेख में सब चीज़ें लिख दी और उनके बारे में उन्होंने पूरी, उनके 14 जो शिलालेख हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ट्रिक के जितने भी वीडियो हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमी हो और चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, हर चीज़ के लगभग जहाँ से क्वेश्चन आने हैं और जो ट्रिक के माध्यम से जिनको रटना पड़ेगा, उनको रटवाने के लिए मैंने पूरी तरीके से ये आपके सामने इस तरीके के वीडियो लेकर के बार बार आ रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है पहला शिलालेख। क्या है पहला शिलालेख में? पशु बल की निंदा। अच्छा, पशु बल की निंदा इन्होंने सबसे पहले कहा। अच्छा, वो इंसान पशु बल की निंदा के लिए बोल रहा है जिस इंसान ने कलिंग में एकदम नरसंहार कर दिया था। वही इंसान क्या कह रहा है कि पशु बल की निंदा का उल्लेख कर रहा है कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि सीधी सीधी बात है कि कोई भी इंसान हो या कुछ भी, जैसे आपने सुना होगा, अधिकतर कहा जाता है कि जो बूढ़े हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास बैठ करके उनसे नॉलेज लेना चाहिए। उसका कारण क्या है? या इतिहास से हमें सीखना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो जीवन अपन जी रहे हैं, मतलब जो जिस उम्र में आज अपन हैं और वो उस उम्र को पार कर चुके हैं, तो उनको ये पता है रहता है कि इस उम्र में किस तरीके की क्या कंडीशन और क्या मनोदशा इंसान के अंदर आती है, और वो मन जो है वही चीज करवाता है और उसके बाद पछतावा होता है। तो ये अशोक के साथ की ये घटनाएं हैं, इतिहास। ये अपन को अशोक ये चीज सीखा, लेकिन कब सीखा? 14वें शिलालेख में उसने लिखा, कलिंग युद्ध का वर्णन किया कि कलिंग युद्ध में ऐसा ऐसा हुआ और मेरा पूरा धर्म परिवर्तन हो गया। मतलब पूरा मेरा जो माइंड सेट था कि मुझे पूरा विश्व विजेता बनना है, ये जीतना वो जीतना है, सब छोड़ दिया उसने। चलिए बहरहाल एक एक चीजें देखते हैं। तो पहला शिलालेख क्या कहता है? पशु बल की निंदा, पहला शिलालेख। अच्छा, पशु बल की निंदा करेंगे, मतलब किसी की बलि चढ़ाओगे आप, या बलि मतलब किसी को कुछ चोट लगेगी तो चिकित्सा की तो जरूरत होगी भाई, उसको चिकित्सा की जरूरत होगी। तो दूसरा देख लीजिए, दूसरे में उसने क्या आदेश दिया कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात की। अब उस समय ये इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य की तो चलो ठीक है, चिकित्सा की बात तो होनी चाहिए, लेकिन उस समय इतनी अच्छी सोच थी कि पशुओं की भी चिकित्सा की बात उसने लिखी कि जो जनता है वो पशु की भी चिकित्सा की व्यवस्था करे। जैसे आज देखा होगा बहुत सारी गायें हैं या बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो रोज सड़क में रहते हैं, उनके बहुत सारा चोट लगी रहती है, फिर भी कोई इलाज नहीं होता। लेकिन अशोक के समय भी ये सीधा सीधा आदेश दिया गया था कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की जाए। तो इसको एक कहानी के रूप में थोड़ा समझना है। तो पहला क्या है? पशु बलि की निंदा, है ना, मतलब बलि की बात हुई, फिर चिकित्सा की बात होगी। उसके बाद क्या हुआ कि तीसरा शिलालेख क्या कहता है कि राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया था राजकीय अधिकारियों को? तीसरे शिलालेख में पूरा डिटेल में लिखा उसने कि भाई तुम लोग जितने अधिकारी वर्ग हो, सब लोग अब थोड़ा सा राउंड करो, मतलब भ्रमण में जाओ, ठीक है, और जनता की समस्याएं सुनो। तो ये कुल मिलाकर के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया था, भ्रमण करने का आदेश दिया था अशोक ने, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पेपर में आने के लिए है कि इसी शिलालेख में जो धर्म के जो नियम हैं उनको भी लिखा हो, धार्मिक नियमों की भी बात। तीसरे शिलालेख जो है अशोक का तीसरा शिलालेख था, उसमें धार्मिक नियम की बात की थी। याद रखना, यदि ये क्वेश्चन तो आते रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसी, मतलब ये तीसरे शिलालेख में ही धार्मिक नियम की बात भी अशोक ने की। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि धार्मिक नियमों की बात अशोक ने कौन से नंबर के शिलालेख में की है? तो तीसरे में की है। पहले में क्या कहता है कि भाई पशु बल की निंदा ना करो, पशु बल की निंदा करता है वो, ठीक है। दूसरे में क्या कहते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था मनुष्य और पशु दोनों के लिए,
ठीक है। उसके बाद कहता है चलो चिकित्सा तो हो गई, लेकिन पूरे राज्य में घूम करके भी तो देखो कि वास्तव में ये चीज कर रहे हो, क्या क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है। तो तीसरे में तो उन्होंने सीधे सीधे अधिकारियों को आदेश दे दिया, और साथ में क्या लिख दिया, धार्मिक नियम भी लिख दिए कि ये धर्म के नियम है भैया, इस हिसाब से चलना है। तो 3 शिलालेख हो गए। चौथा शिलालेख में क्या किया, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी। ठीक है, चौथे में क्या की, इसने भेरी घोष की जगह, युद्ध की नीति की जगह और ये धार्मिक नीति की घोषणा कर दी इसने, कि चौथे शिलालेख में मतलब जब अब धार्मिक नियम की बात यहां कर दी तीसरे में, अब सीक्वेंस रहेगा, जब धार्मिक नियम आए तो धम्म की व्याख्या भी करेगा। पहले भेरी घोष में था, मतलब भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति अपनाता था, अब उसने उसको छोड़ करके किसके, धम्म घोष को मतलब धार्मिक तरीके से उसने जो है तो परिवर्तित कर दिया, धम्म घोष की घोषणा कर दी, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की। ठीक है, अब ये चलो चारों तो लाइन से याद हो गए कि पहले में पशुबल की निंदा की, उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था की बात कर ली और सभी को आदेश दिया कि भाई देखो जाकर के मार्केट में क्या कैसा चल रहा है। फिर उसने क्या किया, धार्मिक नियम की भी बात की थी, तो धार्मिक नियम से ये अपन यहाँ लिंक करेंगे, अगला क्या होगा कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी। ठीक है, अब उसके बाद जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, अब घोषणा तो तुमने कर दी भाई, सरकार ने योजना तो बना दी, उसके लिए आप पूरा मतलब पैनल तो तैयार करो कि उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा शाखा तो होनी चाहिए एक, ठीक है, जो उस योजना को बढ़ाए। तो उसने क्या किया कि उन्हीं के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति भी कर दी। नियुक्ति करेंगे तभी तो धम्म घोष आगे बढ़ेगा, है ना। तो 5वें में क्या कर दिया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी। बात समझ में आई। पहले में क्या किया, पशु बलि की निंदा कर दी। दूसरे में क्या कहा कि पशु, मनुष्य और पशु दोनों की भैया चिकित्सा व्यवस्था की बात करो। ठीक है, तीसरे में क्या कह दिया कि अब जब चिकित्सा व्यवस्था हो रही है, तीसरे में कहा भाई अधिकारी वर्ग आप घूमने जाओ, मार्केट में जाकर के देखो। और धार्मिक नियम की भी बात करी, जब धार्मिक नियम की बात करेंगे, नियम बनाओगे तो फिर आपको उसकी घोषणा भी करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी। जब धम्म घोष की घोषणा हो गई तो भाई अब तुमने नीति तो बना दी धम्म घोष की, अब उसके क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें अधिकारी बनाने पड़ेंगे। तो उसने क्या किया, जो अगला था 5वें नंबर का, उसने क्या कर दिया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति भी की, वैकेंसी निकाली और नियुक्ति कर दी। ठीक है कि भाई मेरे धम्म घोष को आगे बढ़ाओ। अब जब नियुक्ति हो गई तो अब अधिकारी वर्ग क्या करेंगे, उसमें काम करेंगे। तो फिर जो अगला शिलालेख है उसका कौन से नंबर का है, आपका 6वें नंबर का, जो अशोक ने शिक्षा दी आत्मनियंत्रण की, कि भाई मैं तो लड़ता रहा, अपने अंतर आत्मा अपने आप में नियंत्रित नहीं रहा। ठीक है, तो अब वो क्या सिखाएंगे, धम्म वाले यही सिखाएंगे कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने आप में आत्मनियंत्रण करना है। ठीक है, तो उसके बाद जस्ट क्या हो गया, आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है तो अशोक ने दे दी। ठीक है, तो ये हो गया, 6वां हो गया। अब जब आत्मनियंत्रण, आत्मा में नियंत्रण होने लगेगा तो आपको क्या महसूस होगा कि भाई थोड़ा सा तीर्थ यात्रा की जाए, यही महसूस होगा ना। जब आप शांति पा जाओगे दिमाग में तो आपको फिर तीर्थ यात्राएं दिखेंगी। ठीक है, बकाया फिर अशोक ने कहा कि जहां जहां तीर्थ यात्राएं की उनका पूरा वर्णन उन्होंने 7वें और 8वें दोनों शिलालेखों में डिटेल में वर्णन किया। तीर्थ यात्राओं का पूरा वर्णन उन्होंने क्या किया, अशोक जहां जहां घूमने गया, क्योंकि वो आत्मनियंत्रण पा गया था और तीर्थ यात्राएं करने चला गया। तो 7वें और 8वें में पूरा क्या किया, तीर्थ यात्राओं की। अब भाई जब तीर्थ यात्रा में अशोक जाएगा, मान लो अशोक तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, तो अब लोगों से मिले जुलेगा, तो कैसी भेंट होगी वो, अब उसके आत्मनियंत्रण है तो वो सच्ची भेंट होगी और सच्चा शिष्टाचार भी करेगा। तो मतलब उसका क्या है कि 9वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि भाई सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का सभी लोग पालन करें। 9वें शिलालेख में उसने ये भी अपनी बात रखी कि सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के पालन करने की बात उसने किसमें रखी, 9वें शिलालेख में। ठीक है, अब देखो जब सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार, जब इंसान हर जगह घूम फिर करके आ जाता है, तीर्थ यात्रा कराया, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात करने लगा अशोक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब आया अपने राजपाट में तो सीधा आदेश निकाला कि भाई देखो जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी अधिकारी वर्ग जो कोई काम कर रहा है, सब कोई आप सबके सब जितने हो सब प्रजा के हित में सोचेंगे। तो देखिए 10वें में उसने सीधा लिख दिया, आदेश निकाल दिया, सीधा आदेश ही निकाल दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित में ही सोचेंगे, क्योंकि उसका आत्मनियंत्रण हो चुका है, तीर्थ यात्रा करने जा चुका है, सच्ची भेंट हो गई है, सच्चे शिष्टाचार का पालन करने लगा है, तो फिर सीधे सीधी बात है अब प्रजा के हित के लिए आदेश तो निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, 11वें में क्या है कि जो अब देखो जब प्रजा के हित में सब बातें, ये अब आदेश निकालने की बात ही आ गई, आदेश निकाला किसके लिए, राजा तथा उच्च अधिकारियों के लिए जो प्रजा के हित में सोचो।
ये आदेश निकल गया। तो जब आदेश लिख रहा था उसी समय उसने एक चीज और लिखी जो धम्म की बात करने लगा वो, ठीक है, कि धर्म से चलना है, ठीक है। तो उसी में उसने धम्म की पूरी व्याख्या कर दी, पूरा साथ में आदेश निकाला, एक कागज रखे था, लिख रहा था, आदेश निकाला और उसी के बाद उसने अगले शिलालेख में क्या कर दिया कि पूरी धम्म की व्याख्या कर दी। तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या हो गई। अब जब सब कुछ हो गया इसके बाद कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब सुधार वाले कार्य कर रहे हैं। तो जब 12वां नंबर का आया, जब व्याख्या करा तो उसमें लगा यार स्त्री महामात्र तो है ही नहीं है, पुरुषों के लिए तो मैंने कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहां कर दिया था उसने क्या, ये धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति हो गई थी, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति नहीं की, ठीक है। जब धम्म की व्याख्या कर रहा था तो तभी उसका दिमाग जागा कि यार भाई स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के लिए तो मैंने विचार ही नहीं किया, ठीक है। तो 12वें शिलालेख में उसने ये कहा कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का उसके दिमाग में आया और 12वें शिलालेख में उल्लेख किया है उसने स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की जाए, ठीक है। और साथ में मैंने कहा ना कि धम्म की व्याख्या से ही विचार आया, तो जितने उसने फिर ये भी बात कही कि सभी प्रकार के विचार, कोई भी प्रजा अधिकारी किसी भी प्रकार का कोई भी विचार रखता है तो हर विचारों का क्या करना है, सम्मान करना, भगा नहीं देना, क्या रे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन सा 12वें में क्या है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की। अब भाई सीधी बात है 13वां शिलालेख देखो। अब 13वां जो 30 नंबर का शिलालेख है 13 का, तो उसमें 13वें नंबर के शिलालेख में आखिरकार आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई आप इतने बदले बदले नजर आ रहे हो, कारण क्या है। तो 13वें शिलालेख में उसने सब बता दिया कि कलिंग युद्ध का डिटेल में वर्णन कर दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये घटना हुई थी, इसके बाद मुझे ये मिले और इनसे मैंने बुद्ध धर्म एक्सेप्ट किया और मेरा जो है तो हृदय परिवर्तित हो गया। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन कर दिया और साथ में कलिंग युद्ध का वर्णन तो किया और साथ में ये भी वर्णन कर दिया कि जहां जहां मैं धम्म के प्रचार के लिए जो जो लोगों को, जिन जिन लोगों को, अपने अधिकारियों को भेजा है, 5 यवन राजाओं को, 5 यवन राजाओं के पास, उनका भी उल्लेख, यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख 13वें शिलालेख में कर दिया कि कलिंग युद्ध तो ऐसा ऐसा था मेरा, उसके बाद मैंने ये किया वो किया, फिर बौद्ध धर्म मैंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद मैंने और भी क्या किया, साथ में ऐड भी किया कि 5 यवन राजाओं के पास मैंने धम्म महामात्रों की, मतलब धम्म के प्रचार करने के लिए मैंने जो अपने अधिकारी भेजे थे उनकी भी बात कर दी। अब 14वां, अब देखो लास्ट में क्या कहेगा कोई भी इंसान होगा कि लास्ट में अपने प्रवचन में एक ही कहता है कि भाई जो मैंने किया वो सो किया, लेकिन आप सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करें। तो 14वें शिलालेख में क्या किया, अशोक ने सीधा कहा कि आप धार्मिक जीवन व्यतीत करें। कहानी अच्छी लगी, चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कहानी में क्या है, सिंपल सी कहानी है। पहला पशु बलि की निंदा की बात की, दूसरे में क्या कह दिया, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात कर दी, तीसरे में राजकीय अधिकारियों को आदेश और धार्मिक नियम की बात कर दी, चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात कर दी, पांचवें में अब जब धम्म घोष की बात हो गई तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करेगा, छठवें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी, सातवें आठवें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया, नौवें में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात की, 10वें में आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचे और 11वें में क्या कर दिए, जब आदेश देगा तो उसी में धम्म की व्याख्या हुई। तो क्या विचार आए, 12वें नंबर में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति हुई और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करने की बात कही, 13वें में कलिंग युद्ध का बात की, 7वें 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया और 14वें में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का उल्लेख किया। तो मुख्य रूप से यदि इस कहानी के फॉर्मेट में आपने एक बार वीडियो को और अच्छे से देखा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।